हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए, आज एक जो टॉपिक आया है, एक नया टॉपिक है जिससे मैं ये बताऊंगी कि NISM 8 या NISM 15 में से सबसे अच्छा कौन सा है जो आप अपने फ्यूचर के लिए चूज़ कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा जिससे जॉब आपको ज़्यादा अच्छे मिले, और जब आप जॉब प्रोफाइल में जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप काफ़ी अच्छा पैकेज गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि ये बताने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, NISM 8 का एग्ज़ाम दीजिए, NISM 15 का एग्ज़ाम दीजिए, उसके पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम पे बैठ भी नहीं सकते हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए भी नहीं बने हैं, एक तरीके से बोला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई 12th का बंदा होता है, 12th का बच्चा होता है, वो एग्ज़ाम देता है, तो उससे क्या होता है कि अगर वो 12th पढ़ेगा नहीं, 12th में उसका एडमिशन नहीं होगा, तो वो एग्ज़ाम के लिए फिल नहीं कर सकता है अपना फॉर्म। उसी तरीके से इसमें भी एक तरीके से एक एडमिशन है, रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो तब तक आप इनरोलमेंट के लिए या जो सीट अवेलेबिलिटी होती है उसके लिए आप फिल नहीं कर सकते हो, फुलफिल नहीं कर सकते हो। और आप उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा NISM सर्टिफिकेशन पे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि NISM सर्टिफिकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद बताऊँगी कि आज का जो मोस्ट पॉपुलर हाईलाइटेड वर्ड है, जो टॉपिक है कि NISM 8 वर्सेस NISM 15 विच वन इज़ बेटर फॉर यू, तो वो मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NISM एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही सबसे पहले आपको डालना है NISM 8 सर्टिफिकेशन। जैसे आप ये डालते हैं तो NISM 8 सर्टिफिकेशन डालने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। ये सर्च बटन दिया हुआ है यहाँ पे। वो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि एक पेज ओपन होगा, नया एक टैब ओपन होता है, उसमें आपको NISM सर्टिफिकेशन ये जो लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो उसके लिए आप वरी मत होइए, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पे आपको NISM सर्टिफिकेशन पे जाना है। NISM सर्टिफिकेशन पे ये देखिए, सर्टिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप NISM सर्टिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो एक ये टैब ओपन होता है आपके पास में। ये टैब ओपन होता है, इसका मतलब आप एक सही वेबसाइट पे आए हुए हैं। ये टैब होना बहुत ज़रूरी है, आप कोई अनदर टैब पे मत जाइएगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि साइड पे हमें दिया हुआ है कि इंटर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी गूगल का यहाँ पे डाल के और पासवर्ड डालते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये ओपन नहीं हो रहा है, ये वेबसाइट क्यों ओपन नहीं हो रहा है, हमने तो अपनी मेल आईडी और पासवर्ड बहुत सही डाली है। फिर वो फॉरगेट पासवर्ड करते रहते हैं, जीमेल आईडी की पासवर्ड और आईडी को, और उसी के साथ खेलते रह जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले न्यू अकाउंट पे ओपन करना है। न्यू अकाउंट पे ही क्लिक करना है, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होगे तो आप कैसे ओपन कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि एक बैंक है, बैंक, कोई भी बैंक लीजिए, SBI लीजिए, कोटक लीजिए, अगर उसमें हमारा अकाउंट होगा ही नहीं तो हम उसमें पैसे मंगवा सकते हैं क्या? नहीं मंगवा सकते हैं ना। तो वही एक मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल देके, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो, अकाउंट ओपन करो उसमें, उसके बाद ही आप उस पे पैसे मंगवा सकते हो या उस पे आप ट्रेड कर सकते हो। एक तरीके से डीमेट अकाउंट भी अगर आप ले सकते हो एग्जांपल पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो उस पे ही आप काम कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अकाउंट। मैं आपको बता दूं कि आपको एक PDF फाइल मैं कमेंट में शेयर करूंगी। उस PDF फाइल में आपको चेक करना है और देखना है
कि जो गाइडलाइन दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाइडेंस देना पड़ता है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो एक पीडीएफ फाइल है, उसमें पूरा गाइडलाइन दिया होगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, कौन जेपीजी फाइल में रखना है, क्या कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर एंड इनरोल ऑनलाइन में भी जाओगे तो यहाँ पे आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करा देगा, वो आप देख सकते हो एक बार। अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है न्यू अकाउंट, तो हमें क्या करना है कि ये न्यू अकाउंट पे ही क्लिक करना है, ठीक है। किसी दूसरी जगह पे क्लिक नहीं करना है, न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तभी वो आएगा, लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप न्यू अकाउंट पे यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आपको एक नया टैब, एक ऐसा नोटिफिकेशन बार ओपन होगा, ये होता है नोटिफिकेशन बार। या आपको ऐसा एक नोटिफिकेशन बार करना दिया हुआ है हम, जिसमें लिखा हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड का जेपीईजी की फॉर्मेट में होना चाहिए बिलो 1 MB का, और स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ जो है आपका वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए बिलो 1 MB का। एड्रेस प्रूफ कितना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या रखना है उस पर, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल होना चाहिए। एम्प्लॉयड डिटेल अभी आप सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घबरा गए होंगे कि यार मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, मैं कैसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाल सकता हूँ। तो आप फ्रेशर हो ना, तो आप फ्रेशर के लिए डालो, नॉन एक्सपीरियंस्ड आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है, आपको एग्जिट नहीं होना है या बैक नहीं करना है, नहीं तो आपका नया टैब ओपन नहीं होगा। यहाँ पे ओके जैसे ही आप करते हैं तब एक टैब ओपन होता है, और वो टैब ये है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होगी। ईमेल आईडी इज़ मैंडेटरी एंड शुड बी एक्टिव, क्या क्या आपको डालना है। ईमेल आईडी जो भी आप डालोगे वो बहुत ज़रूरी है, ईमेल आईडी डालना, बिना ईमेल आईडी के नहीं हो पाएगी। और वो ईमेल आईडी डालना है जो एक्टिव हो, क्योंकि उसमें आपको एक ओटीपी भी देता है वो, ठीक है। सर्टिफिकेशन विल बी सेंड ऑन दिस द ईमेल एड्रेस, सर्टिफिकेशन भी आपको सेंड करेगा वो ईमेल आईडी पे। और आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। जब आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हो ना, तो आपका सक्सेसफुली के लिए भी ईमेल आईडी पे ही वो सारी चीज़ें सेंड करता है। आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें, जैसे अभी लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि मैम मैं कब एग्ज़ाम के लिए भरूँ। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, उस पर आप जा सकते हो, देख सकते हो उस वीडियो पे। इंटर एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी डालिए। इंटर ईमेल आईडी विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल, ऐसी ईमेल आईडी डालो जो बहुत ईजिली आप उसको चला सको। ये नहीं कि आपने ऐसे डाल दिया कि किंग ऑफ मास्टर, और उसका तो आपने जो पासवर्ड होता है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में लिख दिया, या फॉर एग्जांपल आप ऐसी टफ लैंग्वेज में मत लिखिए कि आपने एक कैपिटल, एक स्मॉल और स्टार और ये सब सिंबल अगर आप डालते हो तो बहुत टफ हो जाता है, भूल जाते हैं। तो ईजी रखो आप, जिससे आपको ईजी टू यूज़ हो वो, ठीक है। प्लीज़ यूज़ पर्सनल ईमेल आईडी, बिजनेस ईमेल आईडी यूज़ नहीं करना है। आप अगर जॉब कर रहे हो, जैसे बहुत लोग हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्फोसिस में है, बीएनवाई में है, या फिर आपका कार्वी में है, मोतीलाल ओसवाल में है, ज़रौधा में है, ये सब में है, तो उनको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से। तो वो सारी ईमेल आईडी नहीं डालनी है, पर्सनल डालनी है, जो आप पर्सनल यूज़ के लिए रखते हो, जो बैंक वैंक में ये सब जगह पे यूज़ करते हो, और जगह पे यूज़ करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने के लिए आप यूज़ करते हो, वो करना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और, जो जो जहाँ जहाँ पे ये रेड रेड मार्क दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, उसे आपको पूरा फिल करना है, उसी उसी को फिल करना है। जहाँ पे नहीं दिया वहाँ पे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप पूरा फिल कर लीजिए, ठीक है। क्या दिया है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड अपने से डालो बना के, फिर एक पासवर्ड डालो, कंफर्म पासवर्ड डालो। टाइटल, टाइटल देगा आपको, मिस्टर हैं, मिसिस हैं आप, या मिस हैं, जो भी हैं, ये पूरा ये होता है टाइटल। क्योंकि मुझे पता है ना, अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारों के दिमाग में आएगा कि अरे टाइटल इसमें क्या डालना था, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ पूरी चीज़ें। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, देखो स्टार नहीं है ना, लास्ट नेम डालने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टार नहीं है, ठीक है। फादर नेम, बर्थ ऑफ, जेंडर, अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन कार्ड नंबर डालना है, कंफर्म पैन कार्ड नंबर डालना है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उसकी इमेजेस डालनी है, जो कि हमें नोटिफिकेशन में आया था पहले ही कि बिलो 1 MB का होना चाहिए। तो ठीक है, पीडीएफ फाइल मत डाल देना, जेपीजी फाइल डालना है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ये सारी चीज़ें, ब्राउज पेन इमेज कर दीजिएगा, इमेजेस करना है यहाँ पे। आधार कार्ड का डालना है, आधार कार्ड की फ़ोटो भी डालनी है, एड्रेस लिखना है, सब कुछ, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री,
मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, 2 है तो 2 डाल दो, 1 है तो कोई बात नहीं 1 ही डाल दो। इन केस ऑफ कभी आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता ना, इसलिए वो 2 मांगते हैं, लेकिन प्राइमरी आपका जो प्राइमरी होगा ना उसको रखना है। सेकेंडरी तो ठीक है, लेकिन आपका जो प्राइमरी नंबर है ना वो उसे डालिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, वो भी डाल दीजिए यहाँ पे। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, स्टूडेंट हो, क्या हो, आप जॉब करते हो किस पे, ये सारी चीज़ें। टोटल एक्सपीरियंस कितना है नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे। अगर सिलेक्ट में पूछेगा तो वो पूछ देगा आपको, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक कोड दिया हुआ है जो कि वेरिफिकेशन कोड होता है, ये रखना पड़ता है, आपको डालना पड़ता है। तो 26325, ये जब मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लिया था, जब मैं पढ़ाने के लिए कर रही थी, तो मुझे ये कोड दिया था। तो आप लोगों के पास एक अलग कोड आएगा, ये नहीं डालना है, ठीक है। आपके पास जो कोड आएगा वो कोड डालना है। 26325 करके ये कोड आएगा, इस कोड को आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबमिट का एक बटन आता है, सबमिट बटन को आप क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन को क्लिक करते हैं उसके पास आपके बाद मेल आईडी में भी मेल आ जाएगा कि सक्सेसफुल हो गया है, और एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा कि हाँ आपका सक्सेसफुल हो गया। मैं फिल करके इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन NISM सर्टिफिकेशन, दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे फिल नहीं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने पूरी स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है वो बताती हूँ। ये जो आपका ये होता है ना, ये वाला बॉक्स होता है ना, ये इसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि इसमें ये सब होता है कि हाँ मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, कोई हेर फेर नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सब कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है कोई भी, ये सारी चीज़ें क्लिक करने के फिर सबमिट करना है, वरना क्लिक सबमिट ही नहीं होगा आपका, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि आपको किस तरीके से इनरोल करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। अगर वो वीडियो आपको समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से उस पर वीडियो बना दूँगी। तो आपको उस पर जाना है और देखना है कि सही तरीके से आपको समझ में आया है नहीं आया है, तो वो मैं वीडियो वापस से बना दूँगी आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, इनरोल करना है, कौन से एग्ज़ाम के लिए आपको जाना है नहीं जाना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ, तो आप इजीली उसमें पहुँच जाएंगे। कि पहले आप रजिस्टर्ड हो जाएं, अगर जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं पर उनको अब एग्ज़ाम के लिए इनरोल करना है तो उस लिंक को फॉलो कीजिए। उस लिंक पे आप जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने पूरी डिटेल में बताई है कि कैसे कैसे फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बताती हूँ आपको NISM 8 वर्सेस NISM 15। तो स्टूडेंट, NISM 8 और NISM 15 में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा एग्ज़ाम डिटेल देती हूँ। तो NISM 8 का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको एटलीस्ट 1500 का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि वैलिड होता है 3 इयर्स के लिए। जब आप पास हो जाते हो तब, आप पास नहीं होते हो तो आपको वापस से 1500 रुपये देने पड़ेंगे और एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आपको सेंटर चूज़ करना है और फिर उसके बाद आपको वापस से एग्ज़ाम देना है। तो इसमें क्या है कि माइनस मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। इट मीन्स अगर आप ने एक क्वेश्चन राइट किया है बट आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपको वो एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नंबर आपको एक नंबर आपके कट जाएंगे। और आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाला जा सकता है। अगर आप बहुत ध्यान देके स्टडी कर रहे हो तो आप 25 से 30 दिन में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बेसिक लेवल के लिए ये NISM 8 जो डेरिवेटिव एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा है। इक्विटी डेरिवेटिव एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है। आजकल कैसा हो गया है, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास NISM 8 का एग्ज़ाम तो क्लियर होना ही चाहिए बेसिक लेवल पे। क्यों कि जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तब तक आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए भी नहीं मिलता है। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अच्छे से स्टडी करके देखिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसे निकाल दें। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकाल देते हो तो एक ना एक कहीं तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो हम और भी कई जो सर्टिफिकेशन हैं जो म्यूचुअल फ़ंड के हैं, या फिर आप म्यूचुअल फ़ंड में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, तो इन सब पे आप जा सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप NISM 8 का एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको जॉब किस किस कंपनी में मिल सकती है। तो जितनी भी MNC कंपनी होती है, जैसे HDFC बैंक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया आपका, और आपका कोटक महिंद्रा हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी हो गया, तो ये सब जो है MNC कंपनी है, इसमें आपको ईजिली जॉब मिल सकता है। आपको 20 से 25 हज़ार की सैलरी प्रोवाइड कराएंगे वो। आप अगर फ्रेशर लेवल पे भी हो तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, 15 से 18 से 20 हज़ार तक की, प्लस इंसेंटिव अलग होते हैं। और इसमें आपको डीलर की जॉब मिलती है, जो कि आपको क्लाइंट के बिहाफ पे आपको डीलिंग करना होता है। NISM 8 बहुत ज़रूरी है अगर आप सेल्स के लिए भी कर रहे हो या आप जा रहे हैं सेल्स के लिए भी। तो आप अगर आपके पास NISM एग्ज़ाम नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, तो आपको वो इंटरव्यू भी नहीं देने देंगे और सिलेक्ट भी नहीं करेंगे। अगर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज अच्छा है, तो एटलीस्ट आपके पास में सर्टिफिकेशन वो बाद में मांगेंगे ही मांगेंगे कि आपके पास अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो आपको जॉब पे नहीं रख सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो इसका जो पासिंग मार्क्स होता है ना, वो होता है 60 नंबर। अगर आप 60 नंबर लेके आते हो, 60% लेके आते हो, तो वो पासिंग मार्क्स है आपका। अब ये है कि अगर आप 70 से ऊपर लाते हो, 75 से ऊपर लाते हो, तो कंपनी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, इंटरव्यू देने के लिए गए और साथ में आपके 2 बंदे और गए। एक का परसेंट है 60, एक का 70 है और एक का 75 है। तो 75 वाले को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और आपको और जो आपके साथ वाले को है, उनको सेकंड प्रायोरिटी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि वो भी देखते हैं कि बंदे ने मेहनत की है, इसको कुछ आता है, इसलिए इसने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लेके आया है हमारे पास में। और सर्टिफिकेशन लेके जाना, सर्टिफिकेशन चेक करते हैं वो लोग। साथ में अगर आप NISM का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेसिक लेवल के लिए, क्योंकि अगर आप NISM 15 का एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसके पहले आपके पास NISM 8 का सर्टिफिकेशन होता है, क्योंकि NISM से 8 से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बेसिक लेवल पे जितनी होती है, डेरिवेटिव, ऑप्शन, कैश की, और बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने कि अपने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जो आपने बहुत सारे अभी मुझे कमेंट आते हैं, मेल आते हैं कि मैम ऐसा हमने कभी ये टॉपिक सुना ही नहीं कि ये भी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग है। बट आप जब थियोरेटिकल लाइफ में जाते हो, थियोरेटिकली देखते हो ये सारी चीज़ों को, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी NISM 8 की बातें। अब हम चाहते हैं कि NISM 15 क्या होता है। NISM 15 में क्या होता है कि इसका भी एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपको 1500 ही पे करने पड़ते हैं। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको इनरोल करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको इनरोल करना है, एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, सेंटर कब कैसे एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें डिटेल कैसे आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि NISM 8 एज़ कम्पेयर टू NISM 15 एज़ कम्पेयर टू NISM 8 थोड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, तो आप सेल्स में कर रहे हैं, एक एडवाइज़र में या डीलर में कर रहे हैं, लेकिन कॉल्स आपको जो प्रोवाइड होते हैं, बाई के कॉल जो होते हैं या सेल के कॉल जो प्रोवाइड होते हैं, वो कहाँ से प्रोवाइड कराते हैं? तो NISM ए 15 जो होता है वो रिसर्च एनालिस्ट होता है, मतलब एक तरीके से वो रिसर्च करता है ये सारी चीज़ें, कॉल्स वगैरह, जो आपकी कंपनी को प्रोवाइड करा सकता है। न्यूज़पेपर पे भी आपको आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, वो आप भर सकते हैं, बता सकते हैं। न्यूज़ चैनल आपने देखा होगा, कोई भी न्यूज़ है तो उसमें आप देखते हैं कि जब ये आते हैं रिसर्च एनालिस्ट, तो बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बोलते हैं। तो वो लोग सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो बताते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितने में बाय करना है, कितने में सेल करना है, ये सारी चीज़ें। और क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, ये सारी चीज़ें, तो ये रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। इसका भी जो एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन आता है, सेम माइनस मार्किंग होता है सब कुछ। एक एग्ज़ाम बस ऐसा है म्यूचुअल फ़ंड का जिसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, अदरवाइज़ NISM के जितने एग्ज़ाम हैं वो सब में आपके माइनस मार्किंग होते हैं, ठीक है। अब अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम देते हो तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम देना एक बहुत अच्छा आपका एक हुनर माना जाता है कि चलो बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसने क्लियर कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोग ही हैं जो क्लियर कर पाते हैं इसको, क्योंकि इसके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने NISM 8 दे दिया है, आपको नॉलेज है, बेसिक लेवल पे सारे नॉलेज है, तो आपको एटलीस्ट 20 से 30 डेज़ लगते हैं NISM
15 का एग्ज़ाम क्लियर करने में। बट अगर आपने नहीं दिया है और डायरेक्ट आप NISM 15 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आपको 2 से ढाई महीने तो लगेंगे ही सब कुछ पढ़ने में, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से पढ़ना होता है। जिसको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको समझाना थोड़ा ईजी नहीं होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35 से 50 के बीच में ही रहती है, 50K के बीच में रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप कई कंपनियों से टाई अप हो सकते हैं। आप बहुत और भी आप देखो तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हो, आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो स्टॉक्स पे, तो आप अपना लेवल और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बट उसके पहले आपको ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको NISM 15 करना है, तो उसके पहले भी आपको सेम टर्म एंड कंडीशन आपको NISM 8 की तरह ही है। बट उसके पहले NISM 8 करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आई होप सो मैंने आज जो भी बताया है आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे, और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इन केस कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें ढेर सारा प्यार। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके नोटिफिकेशन के थ्रू। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और सेफ रहिए, घर पे रहिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दिल खोल के कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। तो बाय बाय।